सैंडविच थ्योरम देखिए क्या होता है। आपके पास अगर थ्री फंक्शन है f of x लेस देन इक्वल टू g of x और लेस देन इक्वल टू g of h of x, थ्री फंक्शन जो इस तरह से वर्क करते हैं, तीन फंक्शन है जो इस तरह से काम करेंगे कि f of x की वैल्यू वो हमेशा g of x से छोटी हो या फिर कुछ पॉइंट पे उसके इक्वल हो सकती है। समझना ध्यान से कॉन्सेप्ट को। ये तीन फंक्शन इस तरह से काम करेंगे कि f of x है उसकी वैल्यू g of x से हमेशा छोटी रहेगी या कुछ पॉइंट पे उसके इक्वल हो सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगी। g of x है वो इस तरह से वर्क करेगा, इसकी वैल्यू h of x से हमेशा छोटी रहेगी या कुछ पॉइंट पे उसके इक्वल हो सकती है। ये बात समझ आई? तो f of x है वो h of x से हमेशा छोटा ही रहेगा या इक्वल हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये इस तरह से काम करेंगे। ये है आपका f of x फंक्शन, ये g of x फंक्शन है और ये h of x, ठीक है। ये तीन फंक्शन जो इस तरह से काम करते हैं। तो इसमें से आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप लिमिट फाइंड करने जा रहे हो, मान लो ये x इक्वल टू a, इस a पे अगर आप लिमिट फाइंड करने जाओगे तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x, ध्यान से देखना, f of x कंटिन्यूअस फंक्शन है, सिंगल फंक्शन है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी। इसके डोमेन में है ये पॉइंट, तो इस पॉइंट में इसकी लिमिट जो आएगी वो ये वैल्यू आएगी। x टेंड्स टू a पे फंक्शन की वैल्यू यहाँ है, तो वो वैल्यू छोटी होगी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a g of x की। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि g of x की वैल्यू a पे यहाँ, ठीक है, और वो वैल्यू छोटी होगी किससे? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 h of x, क्योंकि h of x की वैल्यू a पे यहाँ। क्या ये बात समझ में आई? देखो किसी भी पॉइंट को उठा के देख लो, f of x की वैल्यू है वो g of x से छोटी होगी और g of x की h of x से छोटी होगी। क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अब अगर मान लो कोई एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पे इन तीनों की वैल्यू इक्वल है, ठीक है, ये आ गया आपका x इक्वल टू c, तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a f of x उसकी वैल्यू c, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c g of x वो इसके इक्वल हो जाएगी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू c h of x। इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे इक्वल हो। ये बात आप लोगों को समझ में आई? तीनों फंक्शन हमेशा इस तरह से काम करेंगे। f of x है वो लेस देन इक्वल टू g of x और g of x है वो लेस देन इक्वल टू h of x। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप लिमिट फाइंड करने जा रहे हो तो f of x की है वो g of x से छोटी होगी और g of x की h of x से छोटी होगी। अगर कोई पॉइंट ऐसा मिल गया जहाँ पे इन तीनों की तीनों पॉइंट है वो तीनों ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे तीनों की वैल्यू इक्वल है। अब इसका यूज क्या, कहाँ काम आएगा ये सैंडविच थ्योरम? जैसे मैं बोलता हूँ, अगर आपको एक फंक्शन इस तरह से दे दिया जाए f1x इज लेस देन f2x इज लेस देन इक्वल टू f of 3x, ये कुछ फंक्शन है, ये कंडीशन आपको दे दी जाए, और अगर आपको बोल दिया जाए कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट लिमिट ऑफ x टेंड्स टू b पे f1x की वैल्यू e है और लिमिट ऑफ x टेंड्स टू b पे f3x इसकी वैल्यू भी e है, और आप f of 2 की वैल्यू b पे फाइंड नहीं कर पा रहे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू b की f2x की, ये भी तो b होगी। अगर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अलग अलग होती तो इसकी भी अलग होती। समझ आ रहा है? मान लो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 3 है, तो इसके बीच में 1 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन इसकी भी 1 है और इसकी भी 1 है, तो अभी से इस वाले की भी 1 ही होगी, बीच वाले की, है ना। ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, तभी इनकी वैल्यू इक्वल है। अगर ये मीट कर रहे हैं तो इनके बीच वाला तो इसको मीट करेगा ही, जब अपर वाला और लोअर वाला ये दोनों अगर ऐसे मीट करेंगे तो इसके बीच वाला ग्राफ है वो कहाँ जाएगा? वो भी तो मीट करेगा। समझ में आया? तो अगर इस तरह की कंडीशन आपको गिवन है और इसकी लिमिट आपको पता है, इसकी भी लिमिट पता है, तो इसकी वही लिमिट होगी जो इन दोनों की है, अगर ये दोनों इक्वल है। ये है आपका सैंडविच थ्योरम।
क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ये भी यहाँ है, इसकी वैल्यू भी ही है। क्या सैंडविच थ्योरम समझ आया आप लोगों को? ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 7 sin x अपॉन माइनस 2x प्लस 13, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब ध्यान से कौन बताएगा इसकी क्या वैल्यू होगी? अगर आपसे ऐसे ही पूछता हो तो लिमिट पुट करके बताओ कौन सी। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होगी, क्योंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये इंफिनिटी, इसकी वैल्यू जो भी हो प्लस होकर इंफिनिटी बनेगा और इसकी वैल्यू इंफिनिटी। अब इस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी को कैसे रिमूव करें? फर्स्ट तो क्या फैक्टराइजेशन मेथड जो इसमें लगेगा, रेशनलाइजेशन मेथड वो भी नहीं लगेगा। 1/x वाला यूज करोगे तो इसमें फर्दर, ठीक है। तो क्या करें, एक काम करें। अब सब लोगों को ये तो पता है कि sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है? sin x की वैल्यू -1 to 1 होती है, पक्का पता है आप लोगों को? आपकी बात मान ले। 7 sin x की वैल्यू -7 to -7 to 7 हो जाएगी, ये समझ में आया? अब मैं x ही प्लस कर देता हूँ, इन तीनों के x प्लस कर देता हूँ, ये हो जाएगा x -7 x + 7 sin x ≤ x + 7, ठीक है। अब तीनों को डिवाइड कर देता हूँ -2x + 13 से, -2x + 13, ये हो गया -2x + 13 और ये हो गया -2x + 13। क्या ये समझ में आया? अब तीनों के लिए लिमिट लगा देता हूँ x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब देखो क्या बनेगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x - 7 अपॉन -2x + 13 लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x + 7 sin x अपॉन -2x + 13 लेस देन इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी x + 7 अपॉन -2x + 13। इस स्टेप तक समझ आया आप लोगों को? अब देखिए, अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड कर लेता हूँ, इसकी लिमिट फाइंड कर लेता हूँ और अगर ये दोनों इक्वल आती है तो सैंडविच थ्योरम से इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। क्लियर हुआ? अब देखिए, कोई बताएगा इसकी क्या लिमिट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे? आज मॉर्निंग में पढ़ा, जब भी x टेंड्स टू इंफिनिटी हो तो हमें इसको 1/x बनाना होता है। 1/x कैसे बनाएंगे? देखिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ से x कॉमन निकालो, न्यूमरेटर से x कॉमन निकालो और डिनोमिनेटर दोनों से x कॉमन निकालो, तो यहाँ से तो बन जाएगा 1 - 7/x और -2 + 13/x। क्या ये बात समझ में आई? अब आप x टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करो तो 1/x कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/x ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यहाँ बचा 1, यहाँ -2, तो -1/2। आप इसकी फाइंड करने जाओगे तो भी -1/2। अगर दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -1/2। इस तरह से आप सैंडविच थ्योरम यूज करते हैं। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? किसी को डाउट है? नो डाउट?
बताओ क्या फोर एक्स माइनस 9 greater than or equal to f of x greater than or equal to x square minus 4x plus 7 for all x greater than or equal to 0, then find limit of x tends to 4 f of x. कौन बताएगा? किया तुमने? बातें नहीं करो। ये नोट किया तुमने? हाँ, समझ गए? तो आपको सैंडविच थ्योरम यूज करना आ गया? अभी हम लोग चलते हैं जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। आप लोगों को पता होगा, मैंने आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है उसमें 13 से लेके 22 क्वेश्चन आपको बोला था बाद में करना, ठीक है? तो उसको करने का टाइम आ गया, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स और अपनी 3 क्लास है ना, उसमें 1 क्लास ट्रिग्नोमेट्री। अरे बातें नहीं, क्या ये बातें कैसे करेंगे पता है? सामने एक बुक रखेंगे, दोनों लोगों के हाथ उस बुक में और इधर मास्क, और आपस में बातें चल रही होगी बाहर अहमदाबाद की, राजकोट की, जलेबी का क्या फाफड़ा, ये सब चल रहा है। और ऐसे हाथ मैं देखेगा ऐसा लग रहा है यार ये तो पढ़ रहे हैं, फिर आवाज कहाँ से? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट ये समझ में आया? 7 होगा और ये 2। किसी को डाउट है? नो डाउट? देखो एक सर्कल है, उसकी रेडियस r, ठीक है? ये r क्या आपका थीटा एंगल के लिए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एरिया ऑफ OAP, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP इज लेस देन होगा एरिया ऑफ ROAP, सेक्टर OAP, वो लेस देन होगा ट्राइंगल OAP। क्या ये सही लिखा? सोच के देखो। सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल
ओ ए पी, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया इस सेक्टर, ये वाला सेक्टर है, इससे छोटा होगा और ये वाला सेक्टर का एरिया इस बड़े वाले ट्राइंगल से छोटा होगा। अब अगर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट धीरे धीरे घूमते घामते इधर आ जाए, इधर आ, जैसे जैसे इधर आता जाएगा वैसे वैसे ये पॉइंट भी घूमता जाएगा। जैसे ही मान लो ये पॉइंट इधर आया तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ ले लूँ जस्ट ए के नज़दीक में, तो आप इसको ज्वाइन करो तो वो सेक्टर और ट्राइंगल दोनों एक ही हो जाएंगे। ऐसा हो जाए मान लो कि ये ए यहाँ, ये ए जो है ये यहाँ है और पी यहाँ है, जस्ट थोड़ा सा हो। अब आप इसको ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करो तो क्या होगा, ट्राइंगल का एरिया और सेक्टर का एरिया इक्वल हो जाएगा। और ये वाला बी अगर इधर आ जाए, वो भी इधर आ जाए, तो क्या होगा, इसका एरिया इसके इक्वल, इसका एरिया इसके इक्वल। ये हो सकता है क्या, इसका उल्टा हो सकता है क्या, कभी नहीं। इस ट्राइंगल का एरिया इस सेक्टर के इक्वल हो सकता है, लेकिन सेक्टर से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है सेक्टर से ज़्यादा, क्योंकि ये पॉइंट तो सर्कल पे ही है। समझ आ रहा है या मैं ही समझ रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है, मैं ही समझा रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ। ये पॉइंट भी है ना, ये सर्कल पे ही है, तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये ट्राइंगल है वो छोटा होता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये ट्राइंगल और सेक्टर दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन हो सकती है कि इनका एरिया इसका इक्वल हो सकता है, लेकिन ग्रेटर कभी नहीं हो सकता। लेस देन तो होगा ही होगा या फिर इक्वल हो सकता है। समझ आई बात? अब मुझे बताइए ट्राइंगल के एरिया, आपके पास अगर कोई भी एक ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड करना है। ट्रिगोनोमेट्री मैंने बताया था आपको, ये ट्राइंगल ए बी और सी, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ध्यान से देखना। इस ट्राइंगल की साइड ये स्मॉल ए है, ये स्मॉल सी है और ये स्मॉल बी। तो इस ट्राइंगल का एरिया अगर ये थीटा गिवन है या फिर ये एंगल है तो ये होता है हाफ ए बी ए सी साइन बी। ये होता है, अगर ये दो साइड लोगे तो इनके बीच का एंगल आ जाएगा हाफ ए बी साइन सी। अगर ये एंगल लोगे तो ये दोनों साइड आ जाएगी हाफ बी सी साइन बी। क्या ये पता है आप लोगों को ट्राइंगल का एरिया? नहीं पता? कोई बात नहीं, ये पता कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर, ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री एंगल। तो आपको ये तो पता है कि ट्राइंगल के एरिया हाफ बेस और हाइट होता है, ठीक है। इसका बेस कितना, हाफ ए, और हाइट कितना, इसका नाम मैं दे देता हूँ एच, ये एच। ये ट्राइंगल का एरिया, क्या ये आपको पता है ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस और हाइट? अब अगर आपसे पूछता हूँ कि साइन बी क्या होगा इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ए एल बी के साइन बी क्या होगा, जल्दी बताओ। साइन बी इक्वल टू एच अपॉन सी, तो एच कितना हुआ, सी साइन बी हुआ, तो एच की जगह सी साइन बी लिख दो, सी साइन बी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना हुआ, हाफ ए सी साइन बी। ए और सी क्या है, ये दोनों साइड की लेंथ है और एंगल बी वो इन दोनों साइड के बीच का एरिया। ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया। समझ आया? ठीक है, अब मुझे इसका बताओ ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया कौन बताएगा? ओ ए बी का ये ट्राइंगल, इसका एरिया आर स्क्वायर साइन थीटा। ये किस को बात ये समझ में नहीं आई, जल्दी बताओ। आप में से कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया कि हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा क्यों आया? ये दोनों साइड की लेंथ कितनी है, आर और आर, हाफ आर इंटू आर, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा, इसका साइन थीटा। ये ट्राइंगल का एरिया होगा, ये मैंने आपको डिराइव भी कर दिया कैसे भी, ठीक है। अब दूसरा लेस देन और इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया तो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, 10 या 9 जो भी पढ़ा है। क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आ गया थीटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये 360 को आप पाई से डिवाइड कर लेते हो तो 2 आ जाएगा, थीटा बाई 2 आर स्क्वायर। ये सेक्टर का एरिया होता है। ध्यान है आप लोगों को, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। अब इस ट्राइंगल का एरिया बताइए। अब ये वाला ट्राइंगल नहीं, इसमें आपको ये साइड आपको ध्यान,
तो ये साइड पे क्या करते हैं, हाफ बेस और हाइट ये तो 90 डिग्री है, टेंजेंट तो 90 डिग्री पे होती है, हाफ OA इंटू ए, ठीक है। अच्छा आप लोगों को मुझे लगा थीटा हाफ OA इंटू ए, हाफ OA का मतलब R इंटू ए। क्या ये समझ आया? आप लोगों ने 9th क्लास में कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ा है ना, सर्कल वगैरह पढ़ा है? वो जो आपने पढ़ा वो सर्कल का बच्चा था, हम जो पढ़ेंगे उसके दादाजी पढ़ेंगे ना, पूरा सर्कल 1 महीने तक सर्कल ही सर्कल। अब इसको देखिए, ये ट्राइंगल जो है OAB, इन ट्राइंगल OAB, इसके अंदर अगर मैं आपसे tan थीटा पूछूं तो आप क्या बताओगे? OAB के अंदर tan थीटा क्या बताओगे आप? AB अपॉन R, तो AB पूछूं तो कितना बताओगे? R tan थीटा, तो इस AB की जगह पुट कर दो R tan थीटा, ये हुआ हाफ R स्क्वायर साइन थीटा, हाफ थीटा इंटू R स्क्वायर और हाफ कितना हो जाएगा 1/2 R स्क्वायर tan थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी मिलने वाली है। ये हाफ हाफ तो कैंसिल हो जाएगा तीनों के अंदर, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, R स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, जो बच गया वो ये साइन थीटा लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू tan थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको कभी नहीं भूलना, ठीक है। नींद में भी आके पूछ लो तुम्हारे घर पे आके तो बता देना साइन थीटा लेस देन थीटा, थीटा लेस देन tan। तो समझ आया ये पक्का? कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लो, लिखा हो तो देखो बहुत सारी जगह मिल जाएगा, मेन है आपको समझना है। सबसे पहले वाला करके सैंडविच थ्योरम समझ में नहीं आया, पता नहीं आपको समझ नहीं आया था ना? देखिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपके सामने, लिमिट ऑफ जेई के अंदर जो एक क्वेश्चन पूछा गया उसको देखिए, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, ठीक है, साइन ऑफ x अपॉन x का GIF फंक्शन, इसकी क्या वैल्यू अच्छा कैसे ये बताओ, ये तो पूछ सकता हूँ, चलो आंसर अपना लिखिए अपना। हाँ साइन 0 0 1 0 कैंसिल हो गया, बना गया। ये साइन थीटा है, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँ तो साइन थीटा अपॉन थीटा, क्लियर है? साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, तो साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन इक्वल टू 1, और GIF फंक्शन 1 से लेस की क्या वैल्यू देता है? 0। अच्छा तो काम कर गया, वो क्वेश्चन ने लिखा था ऐसे लिखा, और लिखा था आंसर नहीं ऐसे, अब मुझे बताना ध्यान से, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x, GIF फंक्शन इसकी क्या वैल्यू? ये GIF फंक्शन बनोगे 1, कैसे देखो? अगर मैं साइन थीटा को इससे डिवाइड करता हूँ
तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। थीटा अपॉन साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 है तो उसका सीआईएफ फंक्शन क्या वैल्यू देता है 1। समझे? ये कॉन्सेप्ट वाली बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे दिए भी पूछे जा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे लड़ा था रॉन्ग। क्यों रॉन्ग करते हैं वो भी बता। ये आपने नोट किया? ये ध्यान रखना, 12th में अपने बहुत काम आएगी। अब देखिए इसके बाद अगर मैं इसको साइन थीटा से डिवाइड कर लेता हूँ, इस पूरी इनइक्वालिटी को साइन थीटा से डिवाइड कर लो, ठीक है? साइन थीटा से पूरी इनइक्वालिटी को डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा? साइन थीटा और साइन थीटा less than equal to theta upon sin theta less than equal to tan theta upon sin theta। क्या ये बात समझ आई? अब ये कितना हो जाएगा? 1 less than equal to theta upon sin theta less than equal to cos theta cos theta लिख दो। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ तो 1 upon 1 हो जाएगा, लेस देन का ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस थीटा। इस स्टेप पे किसी को डाउट है? साइन थीटा अपॉन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस थीटा। अब इन तीनों के लिए मैं लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 टू 1, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा cos theta greater than equal to limit of theta tends to 0 cos of theta। ठीक है? अब इसकी वैल्यू कितनी? थीटा टेंड्स टू 0 1, क्या वैल्यू 1 ही रहेगी। लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू कितनी? थीटा टेंड्स टू 0 cos 0 1 ये 1। क्या इसमें सैंडविच थ्योरम लगेगी? अगर लेफ्ट वाले फंक्शन की वैल्यू 1 राइट वाले की भी 1 तो इस बीच वाले फंक्शन की वैल्यू भी 1। यहाँ से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिट ऑफ थीटा टेंड्स टू 0 साइन ऑफ थीटा cos थीटा, इसकी वैल्यू जो है वो 1। आपने नोट किए? आप हमेशा ध्यान रखना कि इसकी वैल्यू जो होती है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x cos x, इसकी वैल्यू 1 होती है। कंडीशन क्या है? ये जो वैल्यू है यहाँ पे एंगल के अंदर वही वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए, और ये जो लिमिट पुट करने पे ये 0 बनना चाहिए, ये भी और ये भी। क्या समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? कि ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए और ये इसकी वैल्यू पे ये दोनों 0 बनने चाहिए। जैसे मान लो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 साइन ऑफ x माइनस 2 और x माइनस 2, इसकी कितनी वैल्यू? 1। क्यों? ये एंगल और ये वैल्यू इक्वल है और इन दोनों ही की वैल्यू x टेंड्स टू 2 पे 0 0 बन रही है, तो इसकी वैल्यू 1। समझ गए? अब आपके एनसीईआरटी में इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ mx कॉन x, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे mx है तो यहाँ भी mx ही चाहिए, तो आप m से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड भी करना पड़ेगा।
अब x टेंड्स टू 0 पे ये भी 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है। इसकी वैल्यू कितनी 1 into m। समझ आ गया। अब अगर आपसे ये पूछ लिया जाए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin ऑफ ax upon x, इसकी क्या वैल्यू आएगी a। क्यों आएगी a, किसी को डाउट? आप लोगों को समझ आया सबको? चलो तो ये बताओ, अच्छा बताएगी साइन ऑफ ए एक्स और साइन ऑफ बी एक्स लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू 0, इसकी क्या वैल्यू होगी? एक आप लोग बता इसको बता दें। हाँ आप भी बोलो। a अपॉन बी, किसी को डाउट है क्यों आएगा a अपॉन बी? नो डाउट। आप इसको ऐसा लिखोगे, इसको लिखोगे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ ax और ax इंटू ax, ये आ जाएगा साइन ऑफ bx और bx इंटू bx। ठीक है, x टेंड्स टू 0 पे देखिए ये जो एंगल में है वही टर्म यहाँ पे चाहिए, जो एंगल वाले टर्म है वही टर्म यहाँ पे चाहिए, और ये दोनों इससे 0 0 भी बनते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू भी 1 हो गई, x से x कैंसिल हो गया, क्या मिला a। इसका बता दो, इसका क्या आएगा m प्लस n। अरे क्या बात है, आज जल्दी जल्दी समझ आ रहा है आप लोगों को। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x कॉन x इंटू कॉस ऑफ 2x, इसकी क्या वैल्यू है? वन वाले कितने लोग हैं? सब लोगों ने पहले वन बोला तो उसने भी जोश जोश में आके वन बोला, अब इसने देखा कि कोई भी हाथ खड़ा नहीं। और 2 वाले कितने लोग हैं? वेरी गुड, 2 आएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे इधर, अब देखिए जो एंगल वाले टर्म है वो ये टर्म बन गई, 0 पे ये 0 0 बन रहा है, और इसकी तो वैल्यू 1 होती है ना, ये तो हमको डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा। समझ आ रहा है? cos 0 1, तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन 1 होता है, इंटू 2 आ गया। क्या ये बात समझ आई? क्या अब इसको देखिए, एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, इसकी क्या वैल्यू होने वाली है? ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है। ठीक है, देखिए 1 माइनस cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 2 sin स्क्वायर x और
एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं 1 माइनस कॉस 2x की जगह 1 माइनस कॉस x लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 माइनस कॉस x 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। क्लियर है? अब देखिए, ये है एक्स स्क्वायर, ये है साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पे भी क्या चाहिए? एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या किया? 4 से डिवाइड किया, तो ये 4 से मल्टीप्लाई। क्या ये बात समझ में आई? अब इसकी वैल्यू कितनी? 1। ये तो 1 हो गया, और ये 2/4 कितना होता है? 1/2। तो ये इसकी वैल्यू 1/2, जो आपको हमेशा ध्यान रखना। 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1/2 होता है। तो फिर तुम लोग अगर नहीं सोए हो, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ 4x अपॉन 16 एक्स स्क्वायर, इसकी क्या वैल्यू होगी? कौन बताए? एक ने बोला 1/8 और 1/16 और 1/4 और उसने सही बोला। क्या बोला? आपने बोला ना अभी कुछ? चलो और कोई? 1/2 1/2 ये होगा ना। इधर देखो, ये लिमिट कैसे ध्यान रखनी है? x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 1 होगी, 1 माइनस 1 0 अपॉन 0, यही फॉर्म बनेगी। जो भी यहाँ पे एंगल में है उसका स्क्वायर चाहिए। यहाँ पे एंगल में क्या है? 4x, तो 4x का स्क्वायर ही तो 16x स्क्वायर होता है, तो 1/2 ही तो वही इसकी वैल्यू है। ठीक है, चलिए एक और बताइए। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, 1 माइनस cos of 2x upon x cube into sin x। कौन बताएगा? x, चलो इसकी बता दो। 1 माइनस cos 2x upon x और ये sin x। इसने बोला 2, और कोई? पहले 1 वर्ड में था, हर बात मुझे 1 अच्छा लगता है। चलो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x साइन ऑफ x। अब ध्यान से देखो, मैं क्या करता हूँ? साइन x को x से डिवाइड कर देता हूँ और ये x स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसकी लिमिट तो 1 आ गई, इसकी तो 1 मिल गई ना। और 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x स्क्वायर, जो यहाँ पे है एंगल वाले टर्म, उसका स्क्वायर चाहिए। 2x का स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर, तो 4 से मल्टीप्लाई भी होगा। अब इसकी वैल्यू कितनी? 1/2 इंटू 4, 4/2 कितना हुआ? समझ आया क्या? वैसे लिमिट फाइंड करनी है। देखिए उसकी वैल्यू कौन बताएगा? वेरी गुड। 10x को आप क्या लिखोगे? sin x अपॉन cos x, और sin x अपॉन x तो 1 हो गया, और cos x तो वैसे ही डिस्टर्ब नहीं करना है। 1 अपॉन cos x, cos 0 1,
कितना हुआ 1। क्या ये बात समझ आई आपको? किसी को डाउट है ये तीनों लिमिट के अंदर? sin x अपॉन x 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 1/2 और tan x अपॉन x 1। ये याद रहेगा? अब आपको मैं बताऊं, आप लोग मुझे फटाफट आंसर देते जाएंगे। चल बंगल वाले तुम बता। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 sin of 8x cot of 3x। कौन बताएगा इसकी वैल्यू? तपन नाम है आपका? पहले कहाँ पढ़ते थे? नहीं वो तो ऐसे ही मैंने बताया, बहुत ही स्कूल मतलब पे था। सही बैठे हैं। कौन बताएगा? जल्दी बताओ। ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया ना? सब लोगों को ट्राई करने दो, ट्राई करो और लोग बता कैसे? हाँ नीचे x मल्टीप्लाई होता है दूसरे बिल्कुल वेरी गुड। क्या तो ये 3x से मल्टीप्लाई और 3x से डिवाइड, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आ गया x वैल्यू। बहुत क्या नाम है आपका? चल जय तू बता। x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos of 5x अपॉन 3x स्क्वायर। जय तू बता। पलक को बता दो। ये वाला नहीं, ये जो दिख रहा हूँ सबसे पूछता हूँ मन का। चलो बताओ। कहाँ से थोड़ा बहुत लॉजिक मुझे दिख रहा है वहाँ से क्या लिखा है? सही तो दिख रहा है, फिर आंसर भी सही होना चाहिए। आपने किया 25/3 और मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। ये 3 को यहाँ लिख दो और इधर में 5 स्क्वायर का मतलब 25 लिख दें, ठीक है। 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर होना चाहिए, जो cos का एंगल होता है उसका स्क्वायर यहाँ होना चाहिए। 5x का स्क्वायर कितना? 25 स्क्वायर। आपने ये डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करोगे। अब इसका कितना हुआ 1/2, तो ये कितना हुआ 25/6। 25/6 1/2 से मल्टीप्लाई करना भूल गया। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ ठीक से पूछा था पलक से। अब गर्ल्स में से हाँ प्रिंसी तू बता बेटा। लिमिट ऑफ
x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos of mx और 1 माइनस cos of nx की क्या वैल्यू होगी? सॉल्व किया, क्या होगी इसकी वैल्यू? इसको सब सॉल्व करने की भी जरूरत है, देखते ही बताओ। इतना सिंपल था, ये तो ऐसा क्वेश्चन है देखते गोली मारो, इसमें करना क्या है? ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको देखो क्या 1/2 और इसको देखो 1/2, ये न्यूमरेटर वाला 1/2, डिनोमिनेटर वाला 1/2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कैंसिल हो गया, m² x²। सब कुछ आ गया। हाँ इसको देखो, हाँ इसलिए मुझे आंसर बता रहा इसने 2 बोला और फिर और देखो ये x - 1 है और x टेंड्स टू 1 पे ये 0 बन रहा है, तो इधर कहीं ना कहीं x - 1 होगा। अब सोचिए जैसे आप x = 1 पुट करते हो तो ये 0 बन रहा है, x = 1 पे 0 बन रहा है, मतलब इस पॉलिनोमियल का x = 1 एक रूट होगा, तो x - 1 एक फैक्टर होगा। आपने रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम पढ़ा है ना, x = 1 पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो x = 1 इसका एक रूट होगा और x - 1 इसका एक फैक्टर होगा। चलिए तो फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर बनाने में कितना टाइम लगता है? लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x³ - x² + 2x² - 2 फॉर sin of x - 1। क्या ये बात समझ में आई? समझ में आया? अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x² कॉमन x - 1 + 2 कॉमन x² - 1 को x - 1 और x + 1 लिख सकता हूँ, और ये डिवीजन में आ जाएगा sin of x - 1। क्या ये बात समझ आई? अभी देखिए क्या होगा, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, ऊपर से x - 1 कॉमन, पीछे ये रहेगा x² + 2x + 2 और ये हो गया sin of x - 1। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी? 1। जो इसके एंगल में वही टर्म यहाँ पे है और x टेंड्स टू 1 पे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, इसकी वैल्यू 1। अब x टेंड्स टू 1 पे ये कितना? समझ आया? ठीक है, ये कौन बताएगा? ये n टेंड्स टू इंफिनिटी।
वेरी गुड, किसने सॉल्व की? 5/4। हाँ देखिए, ये कितना सिंपल वाला क्वेश्चन है। जैसे आप n टेंड्स टू इंफिनिटी पुट करोगे तो 1/n n 0 हो जाएगा, cos 0 1, इसका कोई रोल नहीं, इसका रोल खत्म हो गया, ठीक है। इसका 1/n 0, sin 0 और ये इंफिनिटी 0 इंटू इंफिनिटी हो गई। या फिर इस n को आप यहाँ पे ले जाके ऐसा भी तो लिख सकते हो 1/n, ऐसा लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो ना। अब जो एंगल में टर्म है वही एंगल यहाँ चाहिए, तो आपने क्या किया π/4, ये ऐसे लिखा π/4, तो इधर भी लिखना पड़ेगा π/4। क्या ये बात समझ में आई? अब ये एंगल वाली टर्म और ये टर्म इक्वल हो गई, और n टेंड्स टू इंफिनिटी में ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। इसकी वैल्यू कितनी? 1 इंटू π/4। अब ये करके बताओ, मिला इसको देखते ही आपको एक चीज समझ आ गई होगी, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट वाले टर्म है तो रेशनलाइज करते ही आपको डिनोमिनेटर में ये लिखना पड़ेगा 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 10x, ये लिखना पड़ेगा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x, ऐसा लिखना पड़ेगा। और ऊपर का ये स्क्वायर रूट हट जाए, मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 और 1 भी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस sin x आ जाएगा, 10x माइनस sin x, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 10x को मैं sin x अपन cos x लिख सकता हूँ, 10x को sin x अपन cos x लिख सकता हूँ, तो यहाँ से sin x दोनों में से कॉमन निकल जाएगा, ये हुआ लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, ये sin x आ गया, और x क्यूब में से एक x को यहाँ लिखता हूँ, ऊपर बचेगा 1 cos x माइनस 1 और ये अपॉन में x स्क्वायर आ गया इनटू, ये देखो प्रोडक्ट में फिर से बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा फैक्टर प्रोडक्ट में है और ना ही तो इंफिनिटी है और ना ही 0। अगर 0/0 बन रहा है तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर प्लस माइनस में है तो आप अलग अलग लिमिट नहीं पुट कर सकते। फिर से बता रहा हूँ, इन दोनों फंक्शन में अलग अलग लिमिट नहीं पुट कर सकते, एक साथ पुट करनी पड़ेगी। ये प्रोडक्ट वाला है और इससे आपको कोई भी नॉट डिफाइंड वाले केस आ ही नहीं रहा है, तो इसको कभी भी पुट कर सकते हो, लेकिन पहले भी पुट कर सकते हो। तो आपने x टेंड्स टू 0 जैसे ही पुट की, tan 0 कितना हुआ? tan 0 1 हो रहा है, 0 और 1 प्लस 0 1, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, sin 0 0 प्लस 1 स्क्वायर रूट 1 1 प्लस 1, तो ये 1/2, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसकी वैल्यू कितनी? 1, ये 1 हो गया। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, इसको लिखता हूँ 1 माइनस cos x अपॉन में cos x आ जाएगा, ये x स्क्वायर आया इंटू 1/2 आया। क्या ये बात समझ आई? अब 1 माइनस cos x बाई x स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी? 1/2, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर 1/2 हुई, 1/2 इंटू ये 1/2 और cos 0 1, कितना आएगा? 1/4। क्या किसी को डाउट है? नहीं? चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी